यस यस। ओके यस, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके थैंक यू। यस सर। हाँ, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है, और सभी को आपकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बेसिकली आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स है, आप बेझिझक अपने डाउट आराम से धैर्य से पूछें। और ये डाउट पूछते समय इस बात को मत सोचो कि अगला वाला क्या सोचेगा कोई मेरे क्वेश्चन के बारे में, बिल्कुल नहीं सोचना है। आप अपना डाउट्स आराम से पूछिए, ठीक है। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, आप बोल के भी पूछ सकते हैं, और आप उसको या हमारे पास मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आपके पास दोनों विकल्प होंगे इसमें, ठीक है। यस, तो जैसा कि अभी तो मेंस का रिजल्ट तो आएगा 24 पे, डिपेंड है सभी लोग जो 2024 की यूपीएससी की एग्जाम्स हैं, चाहे वो कुछ लोग 24 वाले हैं, कुछ लोग 25 वाले भी हो सकते हैं, कुछ लोग 26 वाले भी हो सकते हैं। तो आपके टैप डिफरेंट डिफरेंट टैप के हो सकते हैं। तो बेसिकली बस मैं तो यही कहूंगा कि सभी एक चीज ध्यान रखें कि एग्जाम इतना ज्यादा टफ नहीं है, बस अपनी एक अच्छी सी रणनीति होनी चाहिए आपके पास, और डेडिकेशन, कंटिन्यूटी, रिवीजन और कमिटमेंट, ये तीन चार चीजें आपको एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करवा देंगी। आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यूपीएससी के लिए, ठीक है ना। मेहनत आपकी सबसे ज्यादा रोल लगाती है। तो आप लोग क्वेश्चन पूछिए क्योंकि ज्यादा समय नहीं होगा। यस, हमारे पास तो प्लीज एक एक करके अपना डाउट पूछिए। यस जैसे कि हाँ, सुबह मैंने कहा शाम में बहुत कम समय मिलता है, उसमें कैसे सर पढ़ाई कर 2025 में एग्जाम देना है? थोड़ा सा अपना धैर्य, मतलब अच्छे से पूछो, क्वेश्चन का थोड़ा बैकग्राउंड बनाओ। क्या चाहते हो आप, मतलब कि आप 2025 में एग्जाम देना चाहते हो, आपके पास समय कम मिलता ये है, सर 2025 में। समय आपको ये कम सर वो मिलता है। बहुत कम यस, समय, 4-5 घंटा मिलता है उसमें। ये सर हाँ, 4-5 घंटा शाम को मिलता है। शाम क्या समय काम मिलता करते है हो तो आप, कोई उसमें वर्क, सर आप वर्किंग कैसे वाले हो, कवर करें? क्या करते हो, जॉब करते हो? मैंने अपना काम करते हैं सर, ना जॉब नहीं करते हैं, मैंने अपना पापा काम करते हैं उसमें सहयोग करते हैं तो उसमें हाँ, टाइम नहीं मतलब मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ हाँ, ठीक है। ये आप सर। अपना आवाज तो सभी लोगों को आ रही है। देखो, सबसे पहली बात है, आप 2025 में देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5-6 घंटे, 6 घंटे कम से कम निकाल लोगे, बहुत सफिशियंट है आज से ही। तो 6 घंटे भी अगर आप दोगे तो बहुत है यूपीएससी के लिए 2025 तक के लिए। बट इसके लिए सबसे खास रणनीति है कि जो चीज मैं हर बार बोलता हूँ, उस चीज पे स्टार्टिंग करो। सोचो मत हो कि मेरे पास समय कम है, प्लान मत बनाओ कि मेरे पास ये करना है। आप जस्ट सोचो, जस्ट करो उसको। इन चीजों में टाइम वेस्ट मत करो कि समय कम है, कैसे करूंगा, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सारी समय इसी में चला जाता है। तो सबसे पहला काम यही है कि जस्ट अपना एक काम है वो चालू कर दीजिए। आप सिर्फ यूपीएससी देना चाहते हो 2025 के, तो यूपीएससी की सिंपल सी ये बात है, सर। सिलेबस और टीवाई को अपने साथ लेकर के बैठिए पहले तो, और उन पे फोकस करिए। 1 वीक 2 वीक उनमें समय लगाइए, उनको मिलाइए। जो भी समझ में आए, जितना भी समझ में आए, समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा घुसिए उसमें, यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, प्री में कैसे आया था, मेंस में कैसे आया। समझ में कितना आ रहा है इसमें मत छोड़ो, डिपेंड मत हो, पहले करने का प्रयास करो, उसमें इन्वॉल्व होइए। अगर जब तक आप उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक चीजों से दूर रहने से कुछ नहीं चलेगा। तो पहले इन्वॉल्व होइए उसमें, सिलेबस के साथ जुड़िए, फिर एनसीईआरटी के साथ जुड़िए, और उसके बाद आप अच्छे से तैयार कीजिए। अभी 2025 में एग्जाम देना है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ये लगभग लगभग अभी करंट पे ज्यादा फोकस नहीं करें, स्टैटिक पार्ट को मजबूत करो, स्टैटिक पार्ट पे फोकस करो बहुत सिस्टमेटिकली। स्टैटिक पार्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, जो भी है, उसके स्टैटिक पार्ट पे फोकस, ठीक है ना। बेसिक बेसिक चीजों को सीखो पहले तो, ठीक है ना। तो पहले सीखने के लिए आप एनसीईआरटी पे जाइए। उसके बाद जब आपकी ये दोनों चीजें हो जाए, पहले सिलेबस और पीवाई को हो जाए, उसके बाद आपको आना है एक स्टैंडर्ड बुक्स के साथ, स्टैंडर्ड नोट्स के साथ, जिनको ऑलरेडी हम कई वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। हमारा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसमें मेरी बुकों की लिस्ट भी बताई हुई है। उनको देख करके आपको बुक सेलेक्ट करके फिर अपनी पढ़ाई में लग जाइए। आप ये मत सोचिए मेरे पास समय कम है। आप अगर 5 घंटे भी डेली दोगे ना, तो 2025 तक की अच्छे से निकल जाए, 5-6 घंटे। लेकिन इसमें शर्त यह है, कंडीशन ये है कि आप डेली दीजिए, और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से दीजिए। अब आपके पास लिमिटेड टाइम है, और उसको भी यदि आप इधर उधर डिस्टर्ब कर दोगे, तो फिर चीजें नहीं चल पाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपना पूरा ये अच्छे से तैयार कीजिए, मेरे पास इतना टाइम है, मैं कैसे कैसे चीजें करूँ, तो अपने लेवल पे काम कीजिए उसमें, ठीक है। सोचो मत, अगर सोचोगे तो बहुत सारी चीजें जाएगी इसमें। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, टू द पॉइंट लग जाइए उसमें, स्टार्ट कर, ठीक है। बॉस, पांच ये घंटे दोगे बहुत है, अगर 1.5 साल आप 5 घंटे दे रहे हो तो अभी यूपीएससी आराम से निकल ही जाएगी, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों का माइक चालू नहीं हुआ, मतलब उन्होंने की वॉइस नहीं आ रही होगी, वो अपने स्तर पर देखिए, क्योंकि यहाँ से वॉइस की कोई कमी नहीं है, सभी लोगों को वॉइस आ रही है। जिन लोगों को वॉइस नहीं आ रही, प्लीज एक बार अपना चेक कीजिए, रिकनेक्ट कीजिए अपने आप को, ठीक है। किसी श्वेता यादव मैडम के द्वारा पूछा गया है कि सर पढ़ाई में डिस्टर्ब बहुत होता है, घर का काम सब देखना होता है। देखो ये चीज ध्यान रखना, अगर आप घर पे हो तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप घर के काम में डिस्टर्ब होंगे, है ना। लेकिन ये जो आपका, देखो घर का काम, ये नहीं कहूंगा भाई घर का काम बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, ऐसा कोई चीज नहीं है, घर का काम भी करना पड़ता है। आपको करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट करना है घर का काम के साथ पढ़ाई का, क्योंकि अगर आप सारा काम आपको इन्वॉल्व कर दिया आपने घर के काम में, तो आपकी पढ़ाई पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। और पढ़ाई में घर में डिस्टर्ब कैसे होते हैं, घर में डिस्टर्ब होते हैं, आप 1 घंटे पढ़ ले, फिर 20 मिनट का कोई काम निकल के आ गया, फिर 2 घंटे पढ़े, फिर 20 मिनट का कोई काम निकल के आ गया, वो आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। इसलिए घर के काम को एक सेलेक्टेड टाइम में कर दो कि इस टाइम पे मुझे एक काम करना है, इस टाइम पे 4 घंटे लगातार स्टडी करनी है, इस बीच में अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना है। थोड़ा सा गिव अप करना पड़ता है चीजें, आप ये नहीं कि सभी चीजों को हम साथ लेके नहीं चल सकते, कुछ चीजें हमें गिव अप करनी ही पड़ती है, कुछ चीजों के साथ हमने अपने आप को एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, अगर आप दोनों चीजें साथ लेके चल रहे हैं तो। इसलिए प्लीज थोड़ा सा आप ये काम कीजिए, अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए। अपना टाइम इन द सेंस कि आपको घर के काम को थोड़ा टाइम को मैनेज करो, घर का टाइम कितना टाइम जाता है, किस समय जाता है, मॉर्निंग में जाता है, इवनिंग में जाता है, वो सारा थोड़ा सा, और शेष टाइम अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल, उस ड्यूरेशन में आपको डिस्टर्बेंस नहीं होना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई। और मैं ये चाहता हूँ कि काम को इस तरीके से करो कि बीच में इधर उधर ना होना पड़े, पहले घर का काम कर लो, फिर पढ़ाई के लिए लगातार कंटिन्यू टाइम दीजिए, तब आप मैनेज कर पाओगे। अदरवाइज मैंने देखा है कि अगर हम आधा काम इधर करोगे, 2 घंटे बाद उधर डिस्टर्ब होंगे, तो वो डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा होगा। इसलिए 4 घंटे का इधर कर दो, 2 घंटे का इधर कर दो, उसको इस तरीके से सेट करो, और थोड़ा सा मैनेज करो, थोड़ा घर वालों की सहायता लेकर के करो, इस तरीके से। पढ़ाई के लिए इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये वो समय जिसमें आपको पढ़ना है, तो थोड़ा घर के काम को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस समय दोबारा नहीं आएगा। एक बार समय निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जिसको मान लो मेरी आवाज नहीं आ रही, प्लीज मैसेज कर दे, और अपना मैसेज चैट बॉक्स पे भी लिख दे, तो उसी से हम आपको बता देंगे, ठीक है। जब तक आवाज, प्लीज आप सभी लोग अपना खोलने की कोशिश करें, क्योंकि आवाज हमारी ओर से क्लियर जा रही है, बहुत सारे लोगों को आवाज आ रही है, तो अपनी ओर से आपकी कमी हो सकती है, तो प्लीज थोड़ा सा अपनी नेटवर्किंग को एक बार जरूर देखें। बिल्कुल सही बात है कि गांव में रहते हो तो बहुत सारी परेशानी आपको रहती है, गांव में आपको बहुत सारी चीजों से मैनेजमेंट करना पड़ता है, लेकिन देखो थोड़ा सा अपना एक मतलब मैं कहूंगा कि प्राइवेसी करो थोड़ा सा, कि अपने आप को थोड़ा सा हर चीज से इन्वॉल्वमेंट से हटाओ। अगर आप हर चीज में इन्वॉल्व रहोगे तो आपसे काम, मतलब आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप हर चीज से इन्वॉल्वमेंट अपना हटाओ, जो सेलेक्टिव चीजें जिसको लगता है कि वो आपके बिना घर में नहीं हो सकती, उन चीजों में ही आपको इन्वॉल्व रखो, और कुछ ऐसे काम जो आपको लगता है घर के और परिवार के सदस्य उनको कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा इन्वॉल्व कीजिए। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा उन सभी कामों से जिनकी वजह से आपका डिस्टर्बेंस होता है। और सेकंड, काम पढ़ाई के लिए देखो, जयपुर की चाहे दिल्ली की लाइब्रेरी हो, चाहे गांव का एक छोटा सा कमरा हो, दोनों बराबर ही, अपना एक एनवायरनमेंट आप बनाइए अपना, और खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से आप पढ़ाई करें वो खुद पे डिपेंड करता है। आप जरूर नहीं कि दिल्ली के नेहरू नगर और मुखर्जी नगर में आके ही तैयारी करें, आप एक घर के कमरे में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा चीजें पता लगी जाती है, यहाँ से गाइडेंस पता लगी जाती है, तो इसके बाद अपने आप को सिर्फ एक कमरे में थोड़ा सा टाइम के लिए, दिन में 5-6 घंटे के लिए अपने आप को कमरे में बंद कीजिए। अगला क्वेश्चन है किसी का? हेलो, गुड इवनिंग सर। यस मैडम। सर सर मेरा एक डाउट है, मैं 25 में एग्जाम दूंगी, यस यस और यस। तो मैं अभी करंट नहीं कर रही हूँ, करंट मैं जनवरी से स्टार्ट करूँ? मे भी आप और जनवरी, आप अप्रैल से भी कर सकते हो उसको, कोई जरूरी नहीं आप जनवरी से ही करो, ठीक है। जी सर। सर जैसे कि मैं न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन इसको फॉलो फॉलो अगर करूँ तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा ना? मोस्ट प्रॉब्ली आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मंथली मैगजीन और एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो मैं, अब देखो कोई भी ऐसी किताब नहीं जिसे यूपीएससी 100% कवर करवा देगी, लेकिन इससे यह है कि आपको जितना जरूरत है अच्छी प्री पास करने के लिए, अच्छा मेंस लिखने के लिए, तो आपका सपोर्ट हो जाएगा। लास्ट टाइम पे ना कुछ चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने कई बार मैं डिस्कशन करता हूँ प्री के लिए, हम कई बार शून्य आईएएस की नोट्स पढ़ लेते हैं, कई बार मतलब सेलेक्टिव चीजें लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं उनको 1-1.5 महीने पहले, ठीक है ना। और कई बार जैसे मेंस के लिए हमें फैक्ट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की दृष्टि रिपोर्ट निकाल लेती है, उनको हम एक बार कंपाइल देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ लास्ट टाइम पे कुछ चीजें निकाली जाती है, उनको लास्ट टाइम पे देखा जाता है, लेकिन रेगुलरली के लिए आप एक मंथली मैगजीन और एक अखबार फॉलो कर सकते हो बस रेगुलर के लिए। कुछ चीजें लास्ट टाइम के लिए भी होती है हमारे पास पढ़ने के लिए, तो वो लास्ट टाइम पे हम पढ़ सकते हैं,
ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, आप एक मैगजीन और एक अखबार पढ़ोगे तो आपका काफी हद तक काम चल जाएगा। ठीक है, सर अगर आप जैसे कि हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए 25 के लिए, तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कस अभी करते तक हैं। आपने क्या क्या तैयार कर लिया है? अभी मेरा ऑप्शनल लगभग थोड़ा बहुत बचा है, पूरा होने जा रहा है। और जीएस में भी थोड़ा पार्ट कंप्लीट हो गया है, मतलब 50% ऑल कंप्लीट है। और बस इतना ही है, करंट तो बिल्कुल नहीं जस्ट है अभी। देखो, ठीक है, जो मैं एक तो आपकी रणनीति होनी चाहिए, सबसे पहले आपका स्टैटिक्स पार्ट में फुल फोकस होना चाहिए। स्टैटिक्स पार्ट कि मेरा स्टैटिक्स पार्ट कितना रह रहा है, किस पार्ट का कितना रह रहा है, पहली बात तो ये होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात, जो पार्ट आपने पढ़ा है, मान लो आपने ऑप्शनल का कुछ पार्ट पढ़ लिया, तो ऑप्शनल का जो पार्ट पढ़ा है उसकी आंसर राइटिंग जरूर करो मेंस के लिए। उसके डेली 2 क्वेश्चन का रखो रूटीन, आपको 2 क्वेश्चन लिख सको 2 लिखिए, 1 क्वेश्चन लिख सको तो 1 क्वेश्चन लिखिए, लेकिन सभी चीजों के लिए अच्छे से लिखिए, है ना। इन चीजों को जरूर लिखिए, अपना मतलब आंसर राइटिंग जरूर कीजिए और रिवीजन जरूर कीजिए। जो पढ़ा है उसको तो छोड़ना ही नहीं है, उसका तो कोई विकल्प नहीं है, उसको तो करना ही करना। सेकंड, जो नहीं पढ़ा है उसको अपने टाइम में लाइए कि मुझे किस तरीके से इसको कवर करना है। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करनी। सिंपल सी है कि देखो, अपने आप में कोई रिसोर्सेज आप फॉलो कर रहे हो, कोई नोट्स आप फॉलो कर रहे हो या खुद के नोट्स बना रहे हो, तुमको खुद को सेल्फ मूल्यांकन आप कर सकते हो कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसको चेक करो मैं कर पा रहा हूँ सॉल्व, नहीं कर पा रहा। क्योंकि मैं और आप कोई भी चीज इसलिए पढ़ पा रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, बाकी हमें कोई लेना नहीं इन चीजों से। ठीक है, तो बस सिंपल सी चीज है, जो पढ़ लिया उसका रिवीजन कीजिए, और जो नहीं पढ़ा, और एक चीज ध्यान रखना, 2025 के लिए आप एग्जाम देना चाहते हो, नोट्स जरूर बनाना, खुद के नोट्स जरूर तैयार यस करना सर। अच्छे से, और विशेषकर ऑप्शनल और मैं कहूंगा एथिक्स के तो कम से कम तैयारी करना। ठीक है, और जो पढ़ा है उसका रिवीजन करो, बस अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत घबराने वाली नहीं है। प्री के लिए 2-5 क्वेश्चन पीवाई को सॉल्व करते रहिए, जिससे कि प्री में आपका इन्वॉल्वमेंट रहे। ठीक है, ओके, इतना थैंक करें यू से हो सर। जाएगा। Hi, sir. यस First of बेटा, all, congratulations for your exam. थैंक यू, थैंक And यू। sir, I have a question. यस, सर कहीं ना कहीं इसी साइड को लेके थोड़ा डर है, बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम यूपीएससी तो नहीं दिया था पर पीसीएस का एग्जाम दिया था, तो 2 नंबर से सी सेट रह गया था। तो सर सी सेट थोड़ा मतलब लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है। देखो सी सेट के लिए ना, क्यों नहीं होता सी सेट का सबसे बड़ी इशू ये होता है कि सी सेट के लिए हम पहली बात तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, दिए अब तक ध्यान नहीं दिया जाता था। अभी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में हमें याद दिलाएगा, आप थोड़ा फोकस कीजिए इस पर, अदरवाइज एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगी। सिंपल सा यस कुछ नहीं सर। करना, सिंपल सा एक काम करना है, ज्यादा टफ नहीं होता सी सेट, इतना सा काम कीजिए। देखो सी सेट के अगर 2023 के पेपर को भी देखोगे, मैं मानूंगा कि एग्जाम हॉल में हम भी उसी में से एक पार्ट थे, एग्जाम हॉल के लिए काफी टफ था उन कैंडिडेट के लिए जो बिल्कुल थोड़ा सा सी सेट से घबराते थे, उनके लिए बहुत टफ था सी सेट का पेपर। लेकिन एक आप सिंपल यस करना है सर। कि ये उसमें सिंपल काम करना है आप लोगों को, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो सी सेट जिनकी कमजोर है और जिनकी मजबूत है उन्हीं को भी यही काम करना है कि आप सारे टॉपिकों के बेसिक को पढ़ो। अभी तक हम क्या करते थे कि भाई आप पीवाई को सॉल्व कर जाओ आपका हो जाएगा, अभी तक हमारा ये चलता था कि करिए 10-5 साल के पीवाई को सॉल्व करिए हो यस जाएगा। सर। लेकिन अब आपको ना हर टॉपिक के बेसिक को पढ़ो, और फिर उसके 10-20-50 क्वेश्चन लगाइए। जैसे नंबर सिस्टम के बेसिक को पढ़ो, सारी थ्योरी, सारी उसकी रिमाइंडर थ्योरी है, सारी उसकी डिविजिबिलिटी थ्योरी है, सारे अलग 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 प्रकार के उसके मेथड है, उन सभी को एक बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए, सर कम से कम 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, सर तब जैसे जाके चीजें आपसे कवर हो पाएंगी। सर और जैसे जैसे यस, यस, जैसे सर रीजनिंग रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा है, और थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन लेके सर क्या सी सेट क्लियर कर सकती हूँ मैं, या देखो मैथ्स का भी मैं थोड़ा थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट मैं होना इसलिए चाहिए? शॉर्टकट तरीका के लिए इसलिए मना करता हूँ थोड़ा सा, कि एग्जाम हॉल में कौन सी चीज हमें धोखा दे जाए। मान लो मेरी रीजनिंग मजबूत है, ठीक है, सर लेकिन क्या पता रीजनिंग के सवाल इतनी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए कि मैं उनको विद इन टाइम हैंडल ना कर पाऊँ, कई बार ये भी हो सकता है, एग्जाम हॉल कोई भरोसा नहीं होता। यस कई बार यस सर। जैसे मेरा कंप्रिहेंशन पार्ट भी मजबूत है, लेकिन क्या पता कई बार कंप्रिहेंशन ऐसा बन जाए कि उसके आंसर तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है ना, इसलिए शॉर्टकट यस मत सर। करो। जिस चीज के लिए हमने साल गवा दी, जिस चीज के लिए हमने अपनी मेहनत लगा दी, जिस चीज के लिए हमारा पूरा डिपेंडेंसी है उस चीज के लिए, उसमें यस शॉर्टकट मत सर। रखो कुछ भी, तो भाई मैं मैथ ना पढ़ूं तो क्या मेरा काम चल जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन सभी के रहता है कि कोई भी चीज छोड़ो मत, मैथ भी पढ़ो उसके बेसिक को सीखो, रीजनिंग भी पढ़ो उसके बेसिक को सीखो, और कंप्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी करके जाओ। देखो ज्यादा सीखने से नुकसान तो नहीं है, लेकिन शॉर्टकट से हो सकता है, देखो शॉर्टकट से भी एग्जाम निकल जाते हैं कई लोगों को, ठीक है, कई लोग कमी पढ़ के जाते हैं निकल जाते हैं, लेकिन उससे एक डर तो रहता है, पता नहीं अगर मान लो मैथ का क्वेश्चन ज्यादा आ गए और टफ आ गए तो आप क्या कर लोगे वहां जाके। ठीक है, रीजनिंग के आए नहीं, कंप्रिहेंशन के नहीं टफ। सर, ऐसा नहीं है, मैथ का डर है, मैथ भी अच्छी है, पर सर रीजनिंग के मतलब अकॉर्डिंग रीजनिंग ज्यादा अच्छा है, मैथ हाँ, से तो ज्यादा अच्छा फिर है। भी ना आप जो आपके मैथ के जो टॉपिक सेलेक्टेड तैयार है उनकी प्रैक्टिस करो, छोड़ो मत दो किसी को।
टाइम दीजिए, ज्यादा नहीं दोगे ना आप, डेली आधे घंटे 40-50 मिनट भी दोगे तो सीसेट अब तक एग्जाम तक हो जाएगा कंप्लीट। ये ओके चीज है, सर। ठीक है, लेकिन टाइम ओके दीजिए, सर। शॉर्टकट मत अपनाना। नेक्स्ट ओके किसी, सर। यस थैंक नेक्स्ट, यू। यस। किसी वीर सिंह जी ने क्वेश्चन पूछा है मैसेज चैट पे, अब और लोग अपना तैयार कर लीजिए। सर मैंने इकोनॉमिक के लिए रामेश्वर सर के नोट्स मंगा लिए हैं, तो सफिशिएंट है या अदर कुछ भी पढ़े हिंदी मीडियम के? देखो, क्या आपने रामेश्वर सर के नोट्स मंगाए हैं, उन नोट्सों को पढ़ो, और एक बुक जरूर साथ में रखना उसके, चाहे वो रमेश सिंह की रखना चाहते हो तो उसको रखो, चाहे मैं भी एक आपको सजेस्ट करता हूँ कई बार, श्रीराम श्रीरंगम की बुक आती है, उसको भी रखना चाहते हो, एक बुक रखो साथ में, ठीक है ना। बुक रखने का मतलब है कि कोई टॉपिक जैसे आप रामेश्वर सर के नोट्स में पढ़ रहे हो, तो उसको थोड़ा सा और ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे बैठे हुए थोड़ा सा आप बुक को पढ़ लो कि यार इसमें चीजें कैसे एक्सप्लेन की गई है, और थोड़ा सा नया लगता है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ऐसा नहीं है कि रामेश्वर सर के नोट्स आए तो उन्हीं को कॉपी करने लग गए अपने नोट्स में, उन नोट्सों से समझना है कि जैसे मान लो ये डिमांड, जैसे आपको इन्फ्लेशन चल रही है तो इन्फ्लेशन के रीजन क्या है, तो आपके उस रीजन, डिमांड बेस्ड रीजन क्या है, सप्लाई बेस्ड रीजन क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें होती है। तो सब चीजें आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए, उनका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, तो वो एक बार आपसे सीखिए, और सीखने के बाद आप थोड़ा सा अपने नोट्सों में उसकी ड्राफ्टिंग करिए, लिखिए, वो आपको काम करना है। एक बुक भी सजेस्ट करूंगा, उसको जरूर पढ़ना है, ठीक है, तो उससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जो टॉपिक आप सर के नोट्सों में पढ़ रहे हो वही टॉपिक आप क्लास और वही टॉपिक्स बुक्स में पढ़िए, और उनको पढ़ने के बाद प्री के क्वेश्चन लगाइए, और जरूरत पड़ रही तो मेंस के क्वेश्चन लगाइए। अगर ये सारी चीजें हो पा रही तो आपका ठीक ठाक तैयार, ठीक है। कुछ इकोनॉमी कुछ पार्ट करंट होता है तो उसकी टेंशन मत कीजिए, वो तो आप करंट पढ़ोगे तो हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन किसी अभिनव जी का है कि सर मेरा यूपीपीसीएस आरओ का एग्जाम, यस यस यस, कोई और पूछना चाहते हैं? प्लीज 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 प्लीज। सर मैं सरोज बोल रहा हूँ सर, गुड इवनिंग यस यस, सर। मैं पूछ रहा हूँ कि रमेश जी और एक और आपने क्या कहा सर, श्रीराम श्रीरंगम, इकोनॉमी बुक, यस श्री राम श्रीराम श्रीरंगम, आप जाओगे सर गूगल पे, आप सब जगह सर्च करोगे ओके मिल जाएगी। ऑलरेडी मैंने उसका नाम कई बार आपको बताया होगा, श्रीराम श्रीरंगम। ओके वो भी अच्छे से उन्होंने बेसिक को अच्छे से एक्सप्लेन और करंट की चीजों को भी ऐड किया हुआ है। अब शायद उसका अपडेटेड वर्जन आ गया तो उसमें बहुत सारी चीजें कोविड पोस्ट कोविड की चीजों को भी उसने अच्छे से लिया हुआ है, तो काफी अच्छे से एग्रीकल्चर वाला पार्ट, इंडस्ट्री, बेसिक इकोनॉमी, है ना, आपका सारे टॉपिक उसमें से अच्छे से, तो नोट्सों के साथ इसको फॉलो करोगे तो कुछ चीजें आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी, ठीक है। अगला डाउट है सर किसी कोई का? आप, हाँ यस यस, हाँ सर मैं सरोज सिंह बोल रहा हूँ सर। आपने मतलब बुक लिस्ट में मतलब या फिर या नोट्स के किसी एक ही मतलब रिसोर्स को सर बता दीजिए, मतलब ऐसे ना बहुत देखो मैं इधर एक चीज कह रहा हूँ, तो देखो एक जरूर याद रखना कि आप किसी के नोट्स पढ़ रहे हो ना, कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो, उसके साथ एक बुक को रखो। अब मैं ये नहीं कह रहा बुक की लाइन लाइन पढ़नी है आपको भाई, लाइन नहीं पढ़नी। जैसे आपके पास रमेश सर के नोट्स हैं, मान लो रामेश्वर सर के नोट्स हैं, और आपके पास मान लो रमेश सिंह की बुक है या कोई भी बुक है इकोनॉमी के पार्ट में, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो मुझे पढ़ना है कि एग्रीकल्चर, मुझे बात, एक इकोनॉमी का मेरा टॉपिक है, एग्रीकल्चर एक मेरा टॉपिक है। एग्रीकल्चर का एक छोटा सा टॉपिक है लैंड रिफॉर्म, ठीक है, उसमें से टॉपिक है लैंड रिफॉर्म। तो मुझे लैंड रिफॉर्म को देखना है एक बार नोट्सों में कि सर ने कैसे एक्सप्लेन किया लैंड रिफॉर्म को, ठीक है ना, कि लैंड रिफॉर्म का बैकग्राउंड क्या था, लैंड रिफॉर्म क्यों किए गए थे, लैंड रिफॉर्म के तरीके क्या क्या थे, लैंड रिफॉर्म अलग अलग स्टेट में क्या रहा, लैंड रिफॉर्म में कितना सक्सेस रही और कितने चैलेंजेस आई, और प्रेजेंट स्टेटस क्या है, और नई अभी इसमें प्रेजेंट स्टेटस जो आया है इसमें अब डिजिटल इकोनॉमी मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म का कैसे यूज कर सकते हैं हम लैंड रिफॉर्म के लिए। ये सारे टॉपिक अगर वहां दे रखे तो ठीक है। फिर अगर उसके बाद चाहिए किताब में, जो किताब आपके पास रखी उसमें देखो कौन सा ऐसा टॉपिक जो नया ऐड कर रखा है थोड़ा सा, तो उसकी सहायता लीजिए और इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अपने नोट्स बना लीजिए। ये होता है पढ़ने का तरीका। आप किसी एक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी सर के नोट्स पे ही डिपेंड हो जाओ या किसी बुक पे डिपेंड हो, डिपेंड किसी पे मत होइए। आप कुछ चीजें इंफॉर्मेशन लीजिए, हो सकता है कि कुछ पार्ट इन दोनों में भी ना मिले, तो गूगल को सर्च कीजिए कि बताइए कि लैंड रिफॉर्म के लिए डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या क्या है, कर्नाटक ने कौन सी डिजिटल इनिशिएटिव लिए केस स्टडी के लिए, उसका यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी तैयारी होती है, मतलब आप ऐसा नहीं कि कोई किताब को पढ़ लिया सर मेरा सिलेबस तैयार होगा, ऐसा नहीं होता। आपको सिलेबस यूपीएससी का तैयार करना है। किताब जो तैयार की गई है या नोट्स तैयार किए गए हैं उन्होंने कितनी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए होंगे, और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस को देखो, ठीक है ना। तो लैंड रिफॉर्म यूपीएससी के सिलेबस GS3 का एक पार्ट है, और उसमें इतने सारे क्वेश्चनों का यदि आपने जवाब दे दिया तो यूपीएससी चाहे स्टेट पीसीएस प्री या मेंस किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा,
समझ पा रहे हो जो मैं बात कह रहा हूँ? यही पढ़ने का तरीका हर सब्जेक्ट या हर टॉपिक का होना चाहिए, ठीक है ना? इस तरीके से पढ़ा जाता है। अब आप लोग क्या कर, हम शुरू में हम यही करते थे कि जैसे अब मुझे हिस्ट्री पढ़ी तो मैं स्पेक्ट्रम को लेके बैठ गया और उसकी एक लाइन पढ़ने बैठ रहा हूँ। अरे मैं क्यों पढ़ूँ उसकी लाइनों को जो मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मुझे वो लाइन पढ़नी है स्पेक्ट्रम की जो मुझे जरूरत है, ठीक है ना? अब इस चीज को पता लगाने के लिए आपको सिलेबस और पीवाईक्यू पे जाना पड़ेगा कि मेरे लिए जरूरत क्या है, मेरी डिमांड क्या है, ठीक है ना? तब जाके आपकी तैयार होगी। जब बहुत कम समय लगता है उसमें और एक बार तैयार हो जाता है तो फुली कॉन्फिडेंट रहते हो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अदरवाइज आप कोई किताब पे डिपेंड हो, पता नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर अपनी लैंग्वेज में सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक बाय नोट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आप हर उत्तर का आंसर देने के लिए तैयार रहोगे। ये बात पक्की है। जैसे मैं पर्सनली अपना ही एग्जांपल दूं, मुझे पॉलिटी के नोट्स मैंने खुद ने बनाए, तो पॉलिटी का प्री या मेंस का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए मैं फुली कॉन्फिडेंट रहता हूं कि इसका आंसर तो मैं बहुत बेस्ट दूंगा। इतनी गारंटी, क्योंकि इसके नोट्स मैंने खुद बनाए। मैंने चाहे वो किसी सर की क्लास नोट्स लिए हैं, चाहे मैंने लक्ष्मीकांत की हेल्प ली हो, चाहे मैंने करंट अफेयर्स की हेल्प ली हो, चाहे मैंने गूगल की हेल्प ली हो, ठीक है ना, चाहे मैंने डिफरेंट साइट की हेल्प ली हो, मैंने खुद का प्रिपेयर किया उसको, ठीक है। तो इसी तरीके से आप प्लीज प्रिपेयर करो, एक बार अच्छे से प्रिपेयर करो, गारंटी आपका कोई सिलेक्शन रोक जाएगा। लेकिन हम क्या है कि दूसरे पे डिपेंडेंसी रखते हैं कि किसी के नोट्स मिल जाए तो उन्हीं को पढ़ लूं, मैं किसी की बुक मिल जाए तो उसी को पढ़ लूं। उस पर डिपेंडेंसी से काम नहीं चलता, खुद की मेहनत से ही काम चलेगा। ये बात पक्की बताया, ठीक है। एंड सर आपके पॉलिटी के नोट से प्री वाला जो बैच है काफी हेल्पफुल है। यस श्योर, क्योंकि वो मैं उस चीजों को बता पा रहा हूँ जो मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उनका यूज किया और मुझे लगा कि क्वेश्चन के ये पार्ट आ सकते हैं, इसलिए मुझे सर पता है बहुत कि ये चीज इजी, इंपॉर्टेंट है। यस, बहुत इजी और बहुत गुड है। हाँ, तो वो डेफिनेटली अगर उसको, अब उसमें डिफरेंट ही हो जाता है कि जिस वे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप उसी वे में उसको यूज कर लोगे ना, तब तो आपकी एग्जाम नहीं रोकेगी। लेकिन कई बार क्या है कि यस मैं अलग वे में समझाना चाह रहा हूँ और आप उसको दूसरे वे में ले गए, तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। यही अंतर होता है बस क्लास में टीचर के बीच में और स्टूडेंट के बीच में। यस सर। अगला क्वेश्चन था किसी का, किसी अभिनव जी का क्वेश्चन है, मैं उसको प्लीज एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। सर मेरा यूपीपीसीएस आरओ का एग्जाम है, तो कुछ गाइडेंस कीजिए। देखो आप स्पेशली अभिनव जी यदि यूपीपीसीएस के लिए ही तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस आरओ के लिए ही तैयारी कर रहे हो, कुछ मत कीजिए, बहुत अच्छा उसका सिलेबस है, एक बार उसमें आप अच्छे से जाइए। उसके सिलेबस के 2 पार्ट है, जो भी पेपर है उसके 2 पार्ट, दो प्री और मेंस में जो पेपर है, प्री में 2 पेपर है, जो पार्ट है उनको एक बार देखिए। उसमें हिंदी का अलग रोल है अपना, और हिंदी बहुत अच्छी है, तो हिंदी को देखो, शायद मुझे लगता है दोनों के नंबर जुड़ेंगे उसमें ना, तो अब जाके शायद प्री की मेरिट बनेगी। तो हिंदी को पकड़ो, क्योंकि जीएस में तो ना बहुत सारे लोगों का ऊपर नीचे हो जाएगा। जीएस में आप बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो ठीक है 150 नंबर के लिए आपको पढ़ना है जो पढ़ो, लेकिन हिंदी वाले नंबरों को छोड़ो मत। एग्जाम में बाहर हम इसलिए होते हैं क्योंकि हम सीधी चीज को छोड़ देते हैं, जो सिंपल होती है ना उसमें हम पिछड़ जाते हैं। जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट सिंपल चीज में पिछड़ गया एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स यूपीएससी की बात हो या किसी की प्रीलिम्स की, अगर हमारे सिंपल क्वेश्चन गलत हो गए तो डेफिनेटली हम बाहर हो जाएंगे। इसलिए कभी भी उस पार्ट को मत छोड़ो जो सबसे सिंपल है, कम से कम उसको तो अपना हथियार बना के रखो कि यार इसको तो गलत नहीं करके आना है। इसी प्रकार आरओ में हिंदी वाला पार्ट बहुत है जी, उसको तो कम से कम अच्छे से तैयार करो। कोई 50 का आ रहा है, कम से कम 50 में से मेरे कम से कम 45 तो कटनी नहीं चाहिए, इससे ज्यादा तो होनी नहीं चाहिए मेरे, मतलब इससे कम तो मेरे नंबर ही नहीं आने, 45 से कम। तो वो तैयारी की रणनीति आपकी होनी चाहिए। 150 में से हो सकता है मैं 120 पे अटक जाऊँ, 10 100 पे अटक जाऊँ, वो अलग बात, लेकिन इस पार्ट में तो मुझे इतने नंबर रखने रहे। अगर मेरा ये पार्ट कमजोर पड़ गया तो मैं जीएस में कितना भी खींचूंगा मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको वो रणनीति अपने हिसाब से, उस रणनीति पर फोकस कीजिए थोड़ा सा। तो थोड़ा सा चीजों पे हमें थोड़ा सा ना जाना पड़ता है, घुसना पड़ता है चीजों में। हम क्या है कि हर चीज सोचने का हमें तैयारी मिल जाए, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का आता है कि सर वो तैयार नहीं हुआ। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप तैयार नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ तैयार कर सकते हो, लेकिन प्लीज अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व कीजिए और जुड़िए उसके साथ, तब चीजें हो पाएगी, ठीक है। अगला किसी का राहुल कुमार जी का, सर विजन आईएएस के भूगोल का मटेरियल अधिक बड़ा है, इसे पूरा करने का क्या तरीका है। देखो आपको विजन का मटेरियल से कोई काम नहीं है, ठीक है ना। आपको सिंपल सा एक काम करना है। देखो मेरा भूगोल का सिलेबस क्या है ना, और मैं क्यों विजन की पूरी लाइन टू लाइन चीजें पढ़ूं, मुझे क्यों जरूरत है उसकी पढ़ने की। मेरा सिर्फ यूपीएससी के सिलेबस से काम है, या मैं मान लो स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहा हूं तो उसके सिलेबस से काम है। अब सिंपल सा बात है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि मुझे पहले फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें मेरी बेसिक है, ठीक है ना, उनको पढ़ना है। तो मुझे सिर्फ उसी लाइन को लिखना है, उसी लाइन को यूज करना है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस।
प्लीज किसी का डाउट हो, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पहले बता दीजिए। पहले में जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए मैं उनको बताता हूँ, फिर आप लोगों के एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। तो जो किसी ने पूछा है कि भूगोल के मटेरियल को कैसे यूज करना, भूगोल का कितना ही बड़ा मटेरियल हो उसको अपने पास रखो बस, ठीक है। अब आपको पढ़ना है आपके टॉपिक वाइज, और टॉपिक मेरा क्या है यूपीएससी के सिलेबस का कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है। अब फिजिकल ज्योग्राफी की नींव है ओरिजिन ऑफ अर्थ या यूनिवर्स का अर्थ कैसे हुआ, तो बेसिक पता होना चाहिए। फिर आपको बेसिक आपकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, कैसे ये काम करती है, इनका बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब इसको पता करने के लिए चाहे तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वहां से पता हो जाएगी। नहीं पढ़ पा रहे तो रीजन की उसमें दे रखा है, तो वही टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर आपके अदर टॉपिक यूपीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, एक तो जैसे जल धाराएं आती है, इनका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो आपको ध्यान रखना है। फिर डेजर्ट की लोकेशंस को लेकर क्वेश्चन आता है, क्लाइमेट से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन के आधार पर ही आपको सेलेक्ट करना है। क्यों आप पूरे टॉपिक वो 200-400 पेज के नोट्स को पढ़ें, आपको वही चीज पढ़नी जो आपके लिए जरूरी है, उसी चीज को याद करना है जो आपके लिए सिर्फ जरूरी है, ठीक है। और एक बार आप उस पूरे उसकी इंडेक्स खोलिए विजन के क्लास नोट्सों की, और एक बार यूपीएससी के सिलेबस की इंडेक्स खोलिए पॉलिटी की, सॉरी ज्योग्राफी की, और उसके साथ साथ पॉलिटी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं सॉरी ज्योग्राफी के बहुत ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी जीएस 1 में पूछ रहा है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन। तो किस तरीके से पूछ रहा है, कई बार तो ऐसा लगता है डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ चला जाता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ रहे हैं जो लगता है एनवायरमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों पे फोकस करो मेंस के लिए, ठीक है ना। और प्री का भी अपना एक पैटर्न होगा, प्री में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पे फोकस करो, अनावश्यक चीजों से थोड़ा बचो। तो एक बार करके देखिए उसको, दोनों चीजों को आप करके देखो, वाइफर करो, और एक बार उसको सोचो। अगर कोई डाउट है बताइए कि इस चीज को कैसे समराइज करें, उसका फोटो भेजिए हमें, ठीक है। यस, आवाज ब्रेक हो रही है आप प्लीज, थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। है ना, आवाज ब्रेक हो रही है। किसी ने पूछा है, मैं उसकी आईडी लिखी हुई है, एक तो प्लीज अपना नाम जरूर लिखें जब भी हम डाउट पूछें। सर एनवायरमेंट के नोट्स शेयर कीजिएगा प्लीज, एंड शॉर्ट टर्म में कंप्लीट कर लिए, वीडियो बनाइए प्लीज। सर आपकी यूपीएससी जर्नी की भी वीडियो शेयर कीजिएगा, हम स्मॉल टाउन को अच्छे देखो, ठीक है। समय मिलेगा तो आपको बताएंगे। एनवायरमेंट के बेसिक नोट्स है, आप सिंपल की बात है, हम भी बेसिक नोट्स शेयर कर देंगे लास्ट में, आपको शेयर किए हुए कुछ तो हमारे ग्रुप में पड़े हुए होंगे, आप देखिए टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ है बहुत सारे नोट्स हमने शेयर किए हैं। लेकिन आप सिंपल नहीं चाहते, थोड़ा सा बेसिक खुद को भी अपनी मेहनत में इन्वॉल्व कीजिए। और इन्वॉल्व करने के लिए चाहे तो आप एक थोड़ा सा एनवायरमेंट की बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट के 3 बेसिक टॉपिक्स होते हैं, एक होती है क्लाइमेट चेंज, एक होता है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, और एक होता है आपका पॉल्यूशन। और इन्हीं दोनों टॉपिकों पे आपकी यूपीएससी का सिलेबस है। और इसमें सिंपल सी चीज है, जाइए दृष्टि की क्विक बुक पढ़िए, नहीं पढ़ पा रहे हो दृष्टि क्विक बुक तो शंकर आईएएस को पढ़ लीजिए, और कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक एक टॉपिक को गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहां से भी आपको चीजें मिल जाएगी, ठीक है ना। बस एक बार बेसिक पता होना चाहिए, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, फूड जाल मतलब खाद्य श्रृंखला क्या होती है, इनमें इंटरलेशन कैसे होता है, ये सारी चीजों को समझो पहले, ठीक है, तब जाकर के आप और चीजें पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो पहले ये काम कीजिए एक बार। हिस्ट्री के लिए किसी ने पूछा है, हिस्ट्री की रणनीति देखो, अगर आप मुझे पहले तो ये बताइए प्लीज, हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए या हिस्ट्री जीएस के लिए? अगर हिस्ट्री आपकी जीएस के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री की जो जीएस है उसको यूपीएससी के सिलेबस में 2 तरीके से बांटा है। एक तो उसने मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में हमें ले लिया 18वीं सेंचुरी के बाद, और एक उसने हिस्ट्री को जो एंसाइंट और मेडाइवल हिस्ट्री है उसको दूसरे शब्द में पूछ लिया आर्ट एंड कल्चर के साथ, उनको दूसरे शब्द नाम दे दिया उसने आर्ट एंड कल्चर, उन्होंने आर्ट एंड कल्चर नाम दे दिया उसको। तो आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली आते हैं आपके एंसाइंट और मेडाइवल हिस्ट्री की क्वेश्चन। अब ये देखिए आप सिंपल सा एक काम तो ये कीजिए, प्री के लिए एनसीईआरटी की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए हिस्ट्री। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे हिस्ट्री की 6वीं से लेकर के 12वीं तक, आपकी प्री की फैक्ट और प्री की इन्फॉर्मेशन तैयार है, और उसमें बहुत सारी चीज मेंस की भी तैयार है। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से थोड़ा समझ के पढ़ के उसको अपनी लैंग्वेज में यदि नोट्स बना लिए तो आपकी एनसीईआरटी आपकी हिस्ट्री काफी हद तक तैयार हो जाएगी उनसे। उसके बाद अगर आपको कुछ और तैयार करना है तो देखो, आर्ट एंड कल्चर के कुछ सेलेक्टिव पार्ट के लिए चाहे तो आप विजन के नोट्स ले सकते हो, वो भी ठीक है, चाहे दृष्टि की क्विक बुक आती है वो भी ठीक है। अगर वो नहीं ले पाए तो आप वो बुक आती है उसको भी, नितिन सिंघानिया बुक है उसमें से किसी एक को लेके बैठिए, और सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको पता है सवाल आने का तरीका आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा है कि मैं प्री हड़प्पियन एरा को पहले, सबसे पहले हिस्ट्री में आपको कालखंड पता होना चाहिए कि कैसे हिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, और हर कालखंड की उसके कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए, उनकी सोशल इकोनॉमिक विभिन्न प्रकार के कल्चर वाले फैक्ट पता होना चाहिए। और फिर एक हिस्ट्री में ध्यान है, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री डेवलपमेंट का फेज है, हिस्ट्री कुछ नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट होता रहा है हिस्ट्री में। जैसे अगर मैं बात करूं पूरा पाषाण काल,
तो पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण कैसे चेंज हुआ, मध्य पाषाण के बाद नव पाषाण काल कैसे चेंज हुआ, और नव पाषाण के बाद हड़प्पा कैसे आई, और हड़प्पा के बाद आपकी सारी चीजें कैसे, थोड़ा थोड़ा इन चीजों को जुड़िए और इनको तैयार कीजिए। अगर सिस्टमेटिकली आप हिस्ट्री को पढ़ोगे ना एक घटना के हिसाब से, तो आपको बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। और यदि हिस्ट्री को आपने एक वजन के हिसाब से पढ़ा, उसको एक बर्डन माना, तब आपकी चीजें तैयार नहीं हो पाएंगी। पहले उसको एक सिस्टमेटिक, उसको कालखंड के हिसाब से तैयार कीजिए, ठीक है ना, हो जाएगा, बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी पढ़िए, थोड़ा सा ये काम कीजिए। मेरी जर्नी के बारे में बेसिकली मैं बताऊंगा आपको, वीडियो बना दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी यहाँ लोगों को बहुत सारा डाउट है, पहले वो क्लियर करते हैं। हिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया सर, कल रिवीजन बैच ज्वाइन किया है। आपके नोट्स बुक मटेरियल जो क्लास क्या हुआ है, मैं बैलेंस बनाऊं, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। देखो जो हमने शेयर किया आपको उस बैच में, उसमें क्या है कि देखो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू शायद हमारी उम्मीद उसमें ये रहती है कि आपने कुछ पहले पढ़ रखा होगा, ठीक है। हालांकि फिर भी हमने महत्वपूर्ण सारी चीजों को पॉलिटी को उसमें लिया है, नोट्स भी आपको दिए, क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर किए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिन टॉपिकों को वहां रिवाइज कर रहे हो, वो टॉपिक हमारे हिसाब से तो पढ़िए, हमने जो पढ़ा है, लेकिन आपने पहले पढ़ रखे हैं उनको भी दोबारा रिवाइज कीजिए। मतलब ये नहीं कि हम हमारे टॉपिक को पढ़ने के चक्कर में आप अपने पढ़ी हुई चीजों को छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। उनको आपको पढ़ना है और हमारी चीजें नई, अगर दोनों चीजें आपने पहले पढ़ रखी है तो नई नहीं लगेंगी आपको, बहुत सारी चीजें कॉमन लगेंगी, लेकिन आपका एक नजरिया डेवलप हो जाएगा, हाँ मुझे यहाँ तक भी जाना चाहिए इस चीज में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखिए। पीएसआईआर के नोट्स में शेयर कर दूंगा, थोड़ा स्कैन करना पड़ेंगे, नोट्स तो बने हुए हैं, लेकिन मैंने अपने नोट्स फॉर्म में डाला। यस यस सर, मैं मंथली मैगजीन के लिए विजन का मैं पढ़ रही थी, क्या वही सही रहेगा या आप कोई एक पढ़ लो, और? विजन की पढ़ लो, दृष्टि की पढ़ लो, इनसाइट की पढ़ लो, कुछ, लेकिन उसी को अच्छे से तैयार करो, ठीक है ना। मंथली मैगजीन एक तरह से सब्जेक्ट का भंडार है, उसमें करंट बहुत कम होगी, स्टैटिक पार्ट बहुत ज्यादा होगा, आप देख लेना शायद उसमें खुल के सर, करंट। डेली न्यूज़पेपर के बाद जो मंथली मैगजीन आता है मैं उसको कवर कर लेती हूँ, क्या इतना काफी है सर? ठीक है, अभी आप यही कीजिए, आप घबराइए मत, इतना कीजिए, ठीक है ना। अभी आप इसको इतना ही कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए, इसको नोट्स में ज्यादा मत ओके करिए, सर, थैंक यू। ठीक है। इसके बाद पीएसआईआर के नोट्स हम शेयर कर देंगे, अभी पीडीएफ बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो बहुत सारे, अगर किसी का डाउट हो तो प्लीज बताइए, और लोग हैं जिनके डाउट है प्लीज, क्योंकि इसमें 2 मिनट का, मैं 40 मिनट का टाइम फिक्स करता हूँ, 2 मिनट का समय बचा हुआ है। तो अगर आप लोगों का डाउट है तो बताइए, अगर नहीं डाउट है तो हम इसको अपने आप ही बाइंड अप हो जाएगी, मेरे करने से कुछ होगी नहीं। और अगर डाउट है तो मैं इसका दोबारा लिंक शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, दोबारा लिंक शेयर कर सकता हूँ अगर डाउट हो तो प्लीज आप अपने डाउट से मत घबराइए, पूछिए आपको कोई चीज लगती है तो। और मैं हेलो इसका लिंक दोबारा शेयर करूंगा, क्योंकि हो सकता है 1 मिनट का समय इसमें। मैं लिंक को उसी टेलीग्राम चैनल पर दोबारा शेयर करूंगा, जस्ट ज्वाइन करना है, इमीडिएट आपको आ जाना है, ठीक है। चलो पूछिए आपका डाउट किसी का। यस, अगर किसी का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा तो वो प्लीज अपना मैसेज के थ्रू भी अपना डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बहुत इत्मीनान से, क्योंकि अच्छा किसी का क्वेश्चन आ चुका है, मैं उसको बताता हूँ पहले, जब तक आप लोग क्लियर कीजिए। सर वर्तमान में एक फील्ड की जॉब में कार्यरत है, जिसके कारण में किसी एक स्थान से ज्यादा समय पर नहीं रुक सकता, बिल्कुल सही बात है, जिसके कारण आपकी, ये बिल्कुल सही बात है, जिसमें पढ़ाई वाला तो बिल्कुल सही बात है। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपको फील्ड की जॉब है तो काफी डिस्टर्बेंस होता है। अब आप मुझे बताइए कि आप एग्जाम 2025 में देना चाहते हो, मुझे लगता है, ठीक है। हेलो यस 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 यस, प्लीज, हो सकता है ये विद इन 30 सेकेंड बाइंड अप हो जाए, क्योंकि इसका टाइम फिक्स किया हुआ था। मैं लिंक रीशेयर करूंगा, तो आप प्लीज इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो हेलो जिसने क्वेश्चन पूछा है उससे मैं ये पूछना चाहूंगा, एग्जाम कब देना चाहते हैं, जो फील्ड में काम कर रहा है वो एग्जाम कब देना चाह रहा है, क्योंकि फील्ड का काम करते समय डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होता है, ये रियलिटी है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती है, बहुत सारी दिक्कत आती है। अजय आप अपना सवाल नेक्स्ट में लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें पूछिएगा, ठीक है। यस, प्लीज दोबारा जुड़िए, लिंक में शेयर कर रहा हूँ इमीडिएटली। ओके, थैंक यू।